नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इस जन्म कुंडली के माध्यम से कई सारे इस जातक के प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। और ये लगभग 39 साल के हैं, तो इनकी जिंदगी में जो पीछे जो घटनाएं घटी है वो क्यों घटी है, किन ग्रह योगों की वजह से जीवन में इनको काफी सारे उतार चढ़ाव देखना पड़ा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आने वाला जो समय है इनका कैसा होगा और उसमें क्या जीवन सामान्य रूप से चल पाएगा या परेशानी और भी जीवन में आएगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कुंडली है, बहुत सारे चीजें इससे हमको सीखने को मिलेगी। तो आइए बिना विलंब किए सबसे पहले चलते हैं इनके जन्म की तारीख पे। आप भी नोट कर लीजिए और कुंडली बना लीजिए। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1983 सुबह 5:06 प्रातःकाल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अब पंचांग पे नजर एक डाल देते हैं तो ये जो है शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन और सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ था। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ था और तांबे का पाया है इनका, ब्राह्मण वर्ण है। और जो है ये इनका जो पंचांग आपके समक्ष है। अब ब्राह्मण वर्ण का यदि कोई व्यक्ति होता है तो कैसा होता है, तो ब्राह्मण वर्ण का यदि हो व्यक्ति तो उसके अंदर थोड़ा बहुत धार्मिकता तो रहती है और पूजा पाठ में भी ऐसे जातक का कहीं ना कहीं मन लगता है उसके, क्योंकि ब्राह्मण वृत्ति वर्ण के जो है ब्राह्मण है तो उसके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण जरूर पाए जाएंगे, यानी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होगा वो व्यक्ति। अब चले आते हैं इनके लग्न कुंडली के तरफ में हम। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न का मान जो यहाँ पे कितना है तो 2 डिग्री। और लग्नेश जो मंगल है वो कुंडली के आय भाव में जाके बैठे हैं बुध की राशि में। कितने डिग्री पे तो 20 डिग्री पे, यानी लग्न जो है वो सम राशि में 20 डिग्री पे 2 डिग्री पे मृत अवस्था में, और लग्नेश 20 डिग्री पे संपूर्ण युवा अवस्था में। ये प्लस पॉइंट है। लग्न का मान कमजोर लेकिन लग्नेश जो है उनकी स्थिति जो है वो काफी अच्छी है। राशि बनती है इनकी कौन सी तो मीन राशि बनती है। और राशि के स्वामी कौन है तो देवगुरु बृहस्पति, यानी कि वृश्चिक लग्न मेष राशि, मंगल और बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी जल तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है, ये भी बहुत अच्छा है। यानी दोनों के स्वामी मित्र भी हैं और दोनों जो है वो जल तत्व की राशि है, ये प्लस पॉइंट है। अब लग्न के स्वामी का आय भाव में जाके बैठना और आय भाव का स्वामी का धन भाव में बैठना और धन भाव के स्वामी का जाकर के लग्न में बैठना। और बृहस्पति जो है वो लग्न में कैसे होते हैं तो लग्न में वो दिग्बली होते हैं, बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त है। और सूर्य भी लग्न में बैठे हुए हैं, कहां के तो दसम भाव के स्वामी होकर लग्न में जाके बैठे हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि सूर्य भी है वो पूर्व दिशा के द्योतक माने जाते हैं और जो लग्न है ये कुंडली का ये पूर्व दिशा के है, तो वहां भी सूर्य जाके कहीं ना कहीं बलाबल में आ जाते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब राहु देव यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और वो लग्न को देख रहे हैं। तो बृहस्पति और सूर्य जो है वो केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो जो सूर्य है वो ग्रहण दोष में आते हैं और केतु भी यदि बृहस्पति के साथ बैठे तो गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां प्लस पॉइंट एक और आपको बता दूं कि बृहस्पति जब भी केतु के साथ बैठते हैं तो जातक को आध्यात्मिक बना देते हैं, ये मैंने देखा है। क्योंकि बृहस्पति धर्म और केतु मोक्ष के कारक माने गए हैं, ये बड़ा ही अच्छा है। ऐसा जातक ब्राह्मण वर्ण के हैं और साथ में ये योग भी ऐसा है कि जातक को जो थोड़ा धार्मिक बनाता है। अब कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना ये बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति जो है यहाँ अस्त होकर बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी का कुंडली के पंचम भाव में बैठना है तो यह अच्छा, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है। लेकिन कैसे बैठे हैं चंद्रदेव, तो चंद्रदेव जो है यहाँ पे जो है वो उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम दोष से पीड़ित हैं। बृहस्पति की दृष्टि
का पंचम भाव पे पड़ना अच्छा है, लेकिन संपूर्ण प्रभाव बृहस्पति नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अस्त हैं, इसलिए उनकी दृष्टि का प्रभाव उतना श्रेष्ठ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो कुंडली के, क्षमा कीजिए, मंगल जो है कुंडली के आय भाव में बैठ करके और चंद्रमा को देखते हैं तो ये बन गया कौन सा? लक्ष्मी योग। ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है, यानी लग्नेश का और भाग्येश का संबंध आपस में बनना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। आप यदि देखें तो यहाँ जो भाग्येश है वो लग्नेश से भी दृष्ट है और बृहस्पति से भी दृष्ट है, लेकिन बृहस्पति का संपूर्ण यहाँ पे दृष्टि प्रभाव नहीं मिल रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, शुक्र जो सप्तम भाव के स्वामियों के कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव के साथ बैठे हैं, और केतु देव इनकी कुंडली में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लग्न में, वो कुंडली के द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, और साथ में सूर्य और गुरु भी कुंडली के द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं यहाँ पे, और शनिदेव जो है वो लग्न का फल दे रहे हैं। चलित चक्र में कुछ बदला, ग्रहों का जो स्थिति है वो थोड़ा बदल गया है, तो शनिदेव यहाँ पे लग्न का फल प्रदान कर रहे हैं। अब चले आते हैं हम कहां पे? तो इनके प्रश्नों की तरफ चले जाते हैं। तो ग्रह स्थितियों के बारे में मैंने बात कर ली, अब चले आते हैं कहां पे? इनके प्रश्नों के विषय में। तो ये जो है सेना में जो है, या यूं कहिए कि वर्दी की नौकरी किए 17 वर्ष तक। तो क्या कारण था इनकी कुंडली में, वो हम जानेंगे, क्योंकि पिछले हमने चर्चा सरकारी नौकरी के विषय में किया था इसके पहले, तो इस कुंडली में भी बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। तो इन्होंने सरकारी नौकरी की, ये सुरक्षा बल में तैनात थे, अब ये वहां से सेवानिवृत्त होकर के और आ चुके हैं 17 वर्ष तक वहां पे नौकरी करने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए, तो लग्न का स्वामी मंगल जाकर के आय भाव में बैठा हुआ है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जीविकोपार्जन कैसे आपका होगा, इसके निर्धारण के लिए भी बहुत सारी विधियां बनाई गई हैं। तो मंगल का आय भाव में आके बैठ जाना ये बड़ा अच्छा होता है। आय भाव में जो ग्रह होता है उससे संबंधित भी यदि आप काम करें, क्योंकि सारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि आय भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। तो यहाँ मंगल जो कैसे है, तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, और आय भाव में जब वो बैठेंगे बुध की राशि में, और बुध से तात्कालिक मैत्री बना करके बैठे हैं, तो ये जो है वो जातक को उस ग्रह से संबंधित आय यदि जीवन में प्राप्त करे तो उसको लाभ होता है। तो मंगल पराक्रम के कारक है, और साथ ही साथ कुंडली के छठे भाव के स्वामी यानी नौकरी भाव के स्वामी होकर के आय भाव बैठे हैं, यानी जातक जो है वो नौकरी से ही आय प्राप्त करेगा। ये सारे सूत्र याद रखिएगा, लग्नेश का आय भाव बैठना और आय भाव के स्वामी का जाकर के, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो लग्न और छठे के स्वामी बनेंगे, और वापस से अपनी 8वीं दृष्टि से जो है अपने वो छठे भाव को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पराक्रम से आय प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं। अब लग्न में सूर्यदेव का बैठना, हालांकि वो चलित चक्र में कुंडली के द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, तब भी जो यहां से यदि हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 अपने से पंचम भाव में जाके बैठे हैं। तो सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी है। सूर्य का यदि संबंध लग्न से, आपको मैंने बताया था कि लग्न से बन जाए, छठी से बन जाए, पिछले सूत्रों में बताया था। इसके अलावा भी अभी मैं आपको आगे उससे संबंधित चीजें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे शुक्र का लग्नस्थ बैठना भी अच्छा है कहीं ना कहीं जातक के लिए। तो ये सरकारी नौकरी इन्होंने किया। सूर्य का, जब भी सूर्य केंद्र भाव से संबंध बनाए तब भी जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। और बृहस्पति जो है यहाँ पे लग्न में बैठ करके पंचम, सप्तम और भाग्य को देखते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। अब सरकारी नौकरी इन्होंने किया, 17 वर्ष तक करके इन्होंने छोड़ दिया। अब सवाल उत्पन्न होता है क्या कि 17 वर्ष तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं कर पाए नौकरी? तो मैं आपको बता दूं कि जब इनको 18 फरवरी 2005 से और 18 फरवरी 2022 तक इनको बुध की महादशा चलेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी मेष लगन की कुंडली में और वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि बुध की महादशा चले तो आपको बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेष लगन के और वृश्चिक लगन के कुंडली में बुध जो है कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है। तो बुध की महादशा में जो है ये सारे तरह से हर प्रकार से कहीं ना कहीं परेशानियों का इन्होंने सामना किया, और हर प्रकार से ये कहिए कि मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की यातना बर्दाश्त किए, और साथ ही साथ 17 वर्ष ज्यादा नौकरी सेना में ये नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे मारक भाव के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है
और यहाँ पे आय भाव के स्वामी है। तो अष्टम भाव का इनको फल पहले मिलेगा और आय भाव का बाद में मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पहले आता है। हम कभी भी ऐसे चलते हैं, जब भी देखते हैं कुंडली तो हम ऐसे ही चलते हैं। तो बुध की दशा में इनकी नौकरी भी गई और इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा नहीं रहा, यानी कि विवाह के बाद जो है इनका डाइवोर्स हो गया और अब ये अकेले ही रहते हैं। तो इनके सप्तम भाव के स्वामी का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठना, हालांकि शुक्र वहां पे जो है वो स्वराशिगत बैठे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य का भाव होता है और शुक्र जो है किसी पुरुष के कुंडली में उसके दाम्पत्य के कारक भी माने गए। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति और पुरुष के कुंडली में शुक्र। तो सप्तम भाव का स्वामी का जाकर के 12वें भाव में बैठना, यानी कि भाव के कारक और भाव का स्वामी दोनों ही कुंडली के 12वें भाव में चले गए और एक तरफ केतु और सूर्य और दूसरी तरफ मंगल यानी कि शुक्र जो है वो पाप कर्तरी दोष में आ गए। ये नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ वो शनिदेव के साथ में बैठे हुए हैं। तो पाप कर्तरी दोष में आने की वजह से क्या हुआ, तो भाव का कारक और भाव का स्वामी दोनों पीड़ित हो गया। और मैंने बताया है कि भाव भावेश और भाव के कारक में दो पीड़ित हो जाए तो उस भाव का वो नाश कर देते हैं। साथ में राहु देव का यहाँ पे बैठना, हालांकि राहु यहाँ उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य का जो दृष्टि है पृथकतावादी है और केतु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो आपका प्रश्न आएगा कि बृहस्पति की दृष्टि भी तो पड़ रही है, तो बृहस्पति हर प्रकार से कल्याण करने वाले होते हैं। तो ये मत भूलिए कि बृहस्पति यहाँ पे अस्त होकर बैठे हैं और अस्त ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव नगण्य माना गया है, नहीं मिलता है ज्यादा। तो ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। अब बुध की महादशा जो है इनके लिए बहुत कष्टकारी रही। बुध के महादशा में इनको बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा। तो सप्तम भाव पीड़ित होने की वजह से वहां पे इनको दाम्पत्य का सुख नहीं मिला। लेकिन शास्त्र कहता है कि शुक्र यदि कुंडली के 12वें भाव से संबंध बनाए तो ऐसा जातक हर प्रकार के सुखों का भोग करता है। तो ठीक है, नौकरी 17 वर्ष ज्यादा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कम से कम पेंशन तो मिलता है इनको, तब भी जातक कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है। अब एक बार यदि आप इनके नवांश कुंडली की तरफ यदि आप देखेंगे तो मंगल जो यहाँ पे आए वहां बैठे हो, मंगल यहाँ पे जो है नीच राशि में जाकर बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठे हैं, लेकिन कैसे, तो नीच के बैठे हुए हैं। तो मंगल का कमजोर होना भी जातक को सेना और पुलिस में बहुत दिन तक नौकरी नहीं करने देता है। ऐसा जातक बहुत लंबी नौकरी नहीं कर पाता है। मंगल यदि बहुत मजबूत है तभी वो बहुत आगे तक जाएगा। सूर्य मंगल की स्थिति को देखना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं। सूर्य भी बहुत ज्यादा मैं मजबूत नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं और राहु से दृष्ट होकर बैठे हुए हैं। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। सूर्य के पास भी बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने नौकरी पाया भी और ज्यादा नौकरी नहीं कर पाए और दाम्पत्य में इनके परेशानी रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है केमद्रुम दोष में है, तो ऐसा जातक का चित्त सदा ही भ्रमित रहेगा। छोटी छोटी बातें जातक के दिमाग को परेशान कर देगी। ऐसा जातक बहुत ही छोटी छोटी बातों में टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और उसका जो मन है वो स्थिर नहीं रख पाता है। क्यों, क्योंकि देखिए पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसा जातक जो है वो एक साथ बैठ करके 2 घंटा कभी पढ़ाई नहीं करता है और ऐसा जातक की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होती है। कहीं ना कहीं शिक्षा को भी लेकर परेशानी आती है। तो चंद्रमा का पंचम भाव बैठना, क्योंकि पंचम भाव जो है वो बुद्धि का और ज्ञान का है, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठेंगे जातक के बुद्धि को चंचल बना देते हैं। ऐसा जातक बहुत जल्दी परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों में। ये नेगेटिव पॉइंट। और मंगल की दृष्टि का पढ़ना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। क्यों, क्योंकि मंगल भी तो एक क्रूर ग्रह है और उनकी दृष्टि जब पड़ती है चंद्रमा पर, लक्ष्मी योग का निर्माण तो करते हैं, ऐसे जातक के पास धन तो रहता है। देखिए अब भले ही ये उस नौकरी को छोड़ चुके हैं, लेकिन धन की समस्या तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आजीवन इनको पेंशन मिलेगा। अब इन्होंने एक और प्रश्न ये पूछा है कि क्या मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा नियम है कि आने के बाद में दोबारा ऐसा व्यक्ति यदि कोई सेना से निवृत्त है और यदि दोबारा पुनः कोशिश करे तो उसको दोबारा नौकरी मिल जाती है। उसके लिए कुछ अलग कुछ चीजें हैं। तो इनके जो है बुध की दशा 18 फरवरी 2022 तक अभी चलेगी और उसके बाद इनको केतु की महादशा आएगी। तो केतु की जो दशा आएगी इनको, तो केतु धन भाव का यहाँ पे फल प्रदान कर रहे हैं। तो केतु जो है वो वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और कुछ ऋषियों के अनुसार वो धनु राशि में भी उच्च के माने गए हैं।
धन भाव में केतु बैठ करके और आकस्मिक धन जातक को देते हैं। तो इनको रिटायर होके लगभग 4 साल हो गया लगभग, लेकिन अभी तक ये कहीं नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन केतु की दशा क्या इनको नौकरी दे पाएगी? तो जवाब है हाँ, केतु की महादशा में इनको नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि केतु धन भाव में बैठे हैं और केतु धन देंगे। तो जिंदगी में इन्होंने जो ये 2005 से 2022 तक का जो सफर था, काफी कष्टमय इनका रहा। बहुत परेशानियों का इन्होंने सामना किया, बहुत मानसिक यातनाओं को इन्होंने झेला। क्यों? क्योंकि जब भी केमद्रुम दोष आपकी कुंडली में बनेगा तो एक बात आप याद रख के चलिए कि मानसिक समस्याओं से कभी आपको निजात नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बातें आपके जिंदगी में आपको परेशान करने वाली चलती ही रहेगी। आप छोटी छोटी बातों में परेशान होते रहेंगे। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। तो ये केतु की दशा इनके लिए अच्छी है। केतु इनको जो है वो नौकरी प्रदान करेगा और केतु की दशा में इनको सब प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार नवांश कुंडली की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है और देखिए चंद्रमा यहाँ केमद्रुम से पीड़ित है और चंद्रमा यहाँ जो है राहु के साथ बैठ करके और ग्रहण दोष से भी पीड़ित है। यानी चंद्रमा यहाँ भी खराब है और चंद्रमा वहां भी खराब है। यानी कि मानसिक यातनाओं से जातक को मुक्ति कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये अपनी किस्मत में लिखवा के लेके आए हैं। अब मंगल भी यहाँ पे मैंने बताया लग्नस्थ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, अंगारक दोष बना करके और नीच होके बैठे हैं। इस वजह से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाए। और बृहस्पति जो है वो यहाँ पे सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, यहाँ भी सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है वो अस्त वाली है। तो बृहस्पति जो है उनके पास भी बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है। सूर्य इस कुंडली में 9 भाव बैठे हैं और सूर्य जो है अति विशिष्ट कारक होते हैं 9 भाव में जाकर के। ये भी कहीं ना कहीं इनको सरकारी नौकरी दिलाने में और सपोर्ट किए हैं, मदद की है यहाँ पर। और यहाँ भी सप्तम भाव के स्वामी जो शनिदेव है वो जाकर के सूर्य के साथ बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। और सप्तम भाव के कारक का अष्टम भाव में जाके बैठना। और यहाँ भी देखिए कि एक तरफ केतु और दूसरी तरफ सूर्य शनि और सूर्य और शुक्र जो है यहाँ भी पाप कर्तरी दोष में है। लग्न कुंडली में ही आप यदि देखें तो परेशानी का कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। और नवांश कुंडली जो है इस परेशानी को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हाँ परेशानी होगी ही होगी। और विशेष तौर पे दाम्पत्य के लिए नवांश कुंडली ही देखते हैं। लेकिन नवांश कुंडली सिर्फ दाम्पत्य के लिए मत देखिए, नवांश कुंडली हर विषय के विचार के लिए देखिए। बुध जो है यहाँ पे वो इनके कुंडली में जो है पराक्रम भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो शनि से और सूर्य से दृष्ट है। यहां भी जो बुध है वो शनि से दृष्ट है। एक तो मारक हो गए और दूसरा पापक ग्रह से दृष्ट होने की वजह से संपूर्ण रूप से फल प्रदान नहीं कर पाए इनको। लेकिन अब इनके जीवन में समस्याओं का जो दौर चल रहा था वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा और केतु की दशा इनको कहीं ना कहीं अच्छा फल प्रदान करेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से शुक्र वहां भी पीड़ित, चंद्र वहां भी पीड़ित है और मंगल भी वहां कहीं ना कहीं पीड़ित है। यहां से आप जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहां भी राहु जो है मंगल पे दृष्टि डालते हैं अपनी 5वीं। और यहां भी जो राहु जो है वो मंगल से, यानी कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होते हुए भी वो सारे ग्रह कहीं ना कहीं अपना फल संपूर्ण रूप से देने में असमर्थ है। वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दोनों कुंडली के माध्यम से दिखाया। 1-2 बार देखिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा तो आनंद बहुत ज्यादा आएगा और विषय पे फोकस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। ग्रह के पास बलाबल होते हुए भी कहीं ना कहीं वो परेशानियों का कारण बन गए। और कुंडली में मेष लगन और वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि आपको बुध की दशा यदि आने वाली है, सतर्क हो जाइए, भगवान गणेश के शरणागत हो जाइए। अब सवाल है कि क्या करें इस कुंडली में बेहतर करने के लिए इस कुंडली को। तो सबसे पहले जो केमद्रुम दोष कुंडली में बना हुआ है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनको डेली 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और सोमवार के दिन जो है वो दूध में काला तिल डाल करके भोलेनाथ को जल प्रदान कीजिए। नमः शिवाय बिना ओम लगाए सुबह शाम 1-1 माला जाप कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य प्रदान कीजिए और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए, इससे फायदा होगा। केतु की दशा में को बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की आराधना कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल प्रदान कीजिए, क्योंकि सूर्य मजबूत रहेंगे तभी आप पुनः सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य को जो है 1 लोटा अर्घ्य प्रदान कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और एक लगभग 6 कैरेट का पुखराज बनवा करके
और अपनी तर्जनी उंगली में पहन लीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। चंद्रमा का रत्न मोती यहाँ पे मत पहनिएगा, क्योंकि केमद्रुम दोष में कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। एक पुखराज बनवा के पहन लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और हो सके तो एक मूंगा भी बनवा के पहन लीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। तो इतने ही उपाय जितना मैंने आपको बताया वो कीजिए, गणेश भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो केतु आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो बहुत ही समझने वाली कुंडली है, इसको समझिए। और आप अपना राय देना चाहते हैं तो आप भी दीजिए। तो मुझे यकीन है कि आज का विषय जो है आपके समझ में आया होगा। तो यदि किसी प्रकार की समस्या यदि यहाँ पे यदि आपको समझ में हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।